Welcome back to my channel. Today we are going to make a next part of the power sharing class 10th civics first chapter. We already discussed in previous videos about the power sharing example like the Sri Lanka and Belgium. We already studied the stories, and then we also discussed in previous video, that is why power sharing is desirable. So today's topic is on a screen, that is form of the power sharing. Form of power sharing. Let's discuss on this topic. The idea of power sharing has emerged on the opposition of the nations of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of the government must reside in one person or group of person located at one place. ऐसा माना जाता था कि ये जो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है ये एक्चुअली कैसे जनरेट हुआ, यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा है। कह रहा है कि ये जो इमर्ज हुआ ये हुआ जब लोगों ने अपोजिशन मतलब विरोध करना स्टार्ट कर दिया। किन लोगों का? वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पर एक सिंगल पर्सन रूल करता था, जहाँ पावर क्या थी, एक तरीके से अनडिवाइडेड थी, राइट। लेकिन क्या कह रहा है कि एक लंबे समय तक ये माना जाता था कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है वो एक इंसान या एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में ही रहनी चाहिए। क्यों? रीज़न क्या था? आगे रीज़न दे रहा है। किसी भी एक प्लेस के एक ग्रुप या एक पर्सन के हाथ में ही पावर रहनी चाहिए, इसीलिए मोनार्की सिस्टम चलता था उस टाइम पे। आगे देखिए, कह रहा है इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्प्रेस्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड एनफोर्स दैम। ये माना जाता था कि अगर हम पावर को बांट देंगे या एक तरीके से बिखरा देंगे, अलग अलग लोगों के हाथ में दे देंगे, तो होगा क्या कि आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या नहीं कर पाएंगे, आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे, जो भी रूल बनाएंगे, वो एकदम से तुरंत आप लागू नहीं करा पाएंगे। इन्फोर्स मीन्स होता है लागू करना, अप्लाई करना। बट दीज नोशंस हैव चेंज। ये जो थीम थी, ये जो एक थिंकिंग थी, ये चेंज हो गई, ये है ना, विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे ही डेमोक्रेसी वाला सिस्टम आया, डेमोक्रेसी की थीम आई दुनिया के सामने, तो ये सारी सोच क्या थी लोगों की अपने आप बदल गई। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट प्रिंसिपल आर द सोर्स ऑफ पीपल्स डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। क्या था? डेमोक्रेसी में ये माना जाता था कि जो पॉलिटिकल पावर है उसका जो सोर्स है वो कौन है? पीपल है, लोग हैं। ठीक है, और फिर ये भी बात कही गई कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू respect in given to the diverse group and views that exist in the society। आपको मैं एक बात बताऊं तो डेमोक्रेसी की हम बात पहले ही कर चुके हैं। क्यों माना जाता था? क्योंकि डेमोक्रेसी में ये माना जाता था कि जो लोग हैं वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू खुद को रूल करते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस आपने क्लास 9th में पढ़े हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में हमने बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, कैबिनेट है, ये सब अपने आप में क्या है? इंस्टीट्यूशन है, जो एक प्रॉपर विद इन द लिमिटेशन के साथ काम करते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है। ठीक है, ये क्या काम कर रहे हैं, ये आंसरेबल होते हैं, राइट। आगे देखिए कि और दूसरी बात क्या होती है, किसी भी अलग अलग जो डाइवर्स ग्रुप हैं, चाहे वो रिलीजन के बेस पर हो, लैंग्वेज के बेस पर हो, उन सब की रिस्पेक्ट होती है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक policies, therefore it follow that in democracy political, आगे देखते हैं, power should be distributed among as many citizen as possible। आप देखते होंगे अभी CAA के बारे में जो चल रहा है, अगर हम एग्जांपल लें कि कैसे डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होती है अपनी वॉइस रेज करने के लिए, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है हमारे देश की, वो कहीं ना कहीं रोड पे जो था एक तरीके से अपोजिशन अपोज कर रहे थे उस पॉलिसी का, क्योंकि वो उनका राइट है, लेकिन थोड़ा तरीका गलत हो गया था, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि डेमोक्रेसी क्या देती है। डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है अपनी वॉइस को रेज करने का, जो उसे गलत लगता है उसको बात को कहने का जो राइट है वो डेमोक्रेसी देती है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि दे रिस्पेक्ट टू ईच डाइवर्स ग्रुप, सोशल ग्रुप, राइट। आगे देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, अब जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो आज की डेमोक्रेसी है, उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। आप देखते होंगे कि हम लोग इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जाते होंगे, अभी आप तो नहीं जाते होंगे, तो जो आपके फैमिली के लोग जाते होंगे, इलेक्शन डे जिस दिन होता है तो उस दिन वोट डाल के आते होंगे, और फिर जो भी कॉन्टेस्ट होता है वो जो भी जीतता है
तो वो क्या होता है कि हमारी मेजोरिटी से जीता है क्योंकि हमने उसको वोट किया है, लोगों ने वोट किया है, उसको पावर देते हैं हम, ठीक। यही बात कर रहे हैं। इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। क्या है कि पावर को डिवाइड करने का अलग अलग फॉर्म्स जो है अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि जो है पावर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। कह रहे हैं लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। कह रहा है कि उन कुछ अरेंजमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि या तो हमारे पास हैं या हम गलती से हमें मिल गए हैं, ठीक है। वो अरेंजमेंट्स की हम बात करते हैं। देखिए सिंपली मैं अगर आपको बताऊं कि जो पावर शेयरिंग है, जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, कि जो अरेंजमेंट्स बने हैं पावर को किस किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो वो मेनली यहाँ पर आपको 4 टाइप से डिस्कस किया गया है, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं फर्स्ट जो पावर शेयरिंग है इसको बोला जाता है पावर शेयरिंग एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, ठीक है। इसको हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी बोला जाता है, इसको चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी कहा जाता है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा इसको, इसके बगल में आपके पास जो बुक है तो साइड में आप इसको लिख सकते हैं। इसके 3 नेम्स हैं, इसको 3 नेम से जाना जाता है। पहला फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर हम जब सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म जो है इसको क्या बोला जाता है, पावर डिवाइडेड इन लेवल्स, ठीक है। और इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहा जाता है, राइट। ये बात समझ में आ रही है। फिर जो थर्ड पावर शेयरिंग हम फॉर्म पढ़ेंगे, जो थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, थर्ड फॉर्म का नाम है देखिए अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं सोशल ग्रुप्स, ठीक है, जैसे माइनॉरिटी है हमारे यहाँ पर, आप देखते होंगे डिप्रेस्ड क्लास है, ओबीसी क्लास है, ये सब अलग अलग बनाए गए हैं, तो सोशल ग्रुप्स की बात कर रहा है, ठीक है। और जो लास्ट और फोर्थ वन है वो कहता है पॉलिटिकल पार्टीज़, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं आप देखते होंगे, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स जैसे फार्मर सोसाइटी होती है, बिजनेस मैन के अपने ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपनी अपनी रेज उठाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी वॉइस जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिजनेसमैन का जो ग्रुप है वो बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेसमैन से रिलेटेड जो भी पॉलिसी उनको सही नहीं लगती उसके खिलाफ या सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को, राइट। एंड द मूवमेंट्स को भी यहाँ पर लिया गया। जो मूवमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, ठीक है। तो 4 तरीके से हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट फॉर्म को जब हम डिस्कस करेंगे तो देखिए फर्स्ट फॉर्म को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इसमें। पावर इज द शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि गवर्नमेंट, तो आप जानते हैं लास्ट ईयर आपने पढ़ा है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है ना, आपने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आपने पढ़ा था कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी आप जानते हैं उस नाम से। तो उसमें क्या होता है कि जो भी पार्टी जीतती है फिर उसका एक लीडर चूज़ किया जाता है, फिर वो लीडर क्या करता है, कैबिनेट बनाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट को सजेस्ट करता है, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका आपको समझाया गया था लास्ट क्लास में, आप ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए ऑर्गन्स की बात करें तो गवर्नमेंट आप समझते हैं, तो गवर्नमेंट में क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स क्या हैं ये देख लेते हैं। कह रहा है सच एज, जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपको ध्यान आना चाहिए कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का, उसमें जो मॉन्टेस्क्यू था उसने बताया था पावर शेयरिंग कैसे होनी चाहिए। ये जो सजेशन दिया था ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। लेट अस कॉल देम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजेंटल लाइन आप जानते हैं इस तरीके से, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, एक जो है आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे आप समझ लीजिए, तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इट अलाउ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल। ये सभी क्या होते हैं, तीनों सेम लेवल पे हैं, तीनों को इक्वल पावर है, कोई किसी को क्या नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई किसी का सब्स्टिट्यूट या उसके अंडर में नहीं है, कहने का मतलब है, ठीक। तो डिफरेंट पावर सच एज द सेपरेशन ऑफ इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। सबको इक्वल पावर दी गई है। ये कोशिश की जा रही है इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में कि सभी को इक्वल पावर मिले और कोई भी ऊपर नीचे ना हो। ऐसा ना हो कि लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावर दे दी, एग्जीक्यूटिव को कम है, फिर जुडिशरी को ज़्यादा दे, नहीं, तीनों की इक्वल पावर और तीनों के डिफरेंट पावर्स हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट एरियाज हैं, ठीक। आगे देखिए इसको क्या बोला जाता है, दिस इज रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। इसीलिए इसे चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। चेक एंड बैलेंस को मैं अभी समझाऊंगा, बैलेंस आप समझ लीजिए क्योंकि इक्वल पावर है सबकी और डिफरेंट पावर है, ठीक। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी इवन थ्रू द मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर
दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर है। तो आपने देखा था कि अगर कोई भी मिनिस्टर क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट ईयर भी। एग्जीक्यूटिव आपने पढ़ा भी होगा और हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसको। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो है वो मिनिस्टर वगैरह होते हैं। पार्लियामेंट क्या होती है, लेजिस्लेचर होती है। और जो हाई कोर्ट वगैरह होती है ये क्या होती है, जुडिशरी होती है। तो यही बात कह रहा है कि जितने भी मिनिस्टर कोई भी काम करते हैं तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा, डिबेट सुनी होगी लोकसभा में और राज्यसभा में डिबेट्स होती हैं, वो यही है कि वहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि आपने इतना अमाउंट का क्या किया। तो क्या है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, उनको आंसर करना है। तो पार्लियामेंट के लिए वो क्या होते हैं, आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट क्या कर रही है, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर क्या कर रही है, एग्जीक्यूटिव को चेक कर रही है, राइट। ठीक। और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, जो लॉ लेजिस्लेचर के थ्रू बनाए जाते हैं तो जुडिशरी क्या करती है, उसको चेक करती है कि ये अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, या लोगों के हित में है नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा बिल तो पास नहीं हो गया जो लोगों के लिए सही नहीं है, या किसी मेजोरिटी को ज़्यादा फोकस करता हो या माइनॉरिटी को ज़्यादा फोकस करता हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो यही बात हो गई, चेक एंड बैलेंस इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखिए लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए आंसरेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर उसको फोर्सली कोई चीज़ करेगी, लेकिन वो आंसरेबल है। ऐसी लेजिस्लेचर को कौन चेक कर रहा है, जुडिशरी सभी को। जुडिशरी को कौन चेक कर रहा है, अगर जज वगैरह होते हैं जो भी, अगर उनका सिस्टम सही नहीं है, अगर वो गलत काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको क्या किया जाता है, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कैसे जज वगैरह को हटाया जाता है, पार्लियामेंट के थ्रू प्रोसेस होता है, और तो हटाया भी जा सकता है उन्हें, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आगे देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को पढ़ते हैं, जो कि मैंने कहा था ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। वर्टिकल को कैसे समझेंगे आप, मैं लाइन के थ्रू बता रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन कैसे बनाएंगे, जो नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से लाइन। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होते हैं लेवल्स, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, है ना। तो फर्स्ट लेवल बिल्कुल नीचे होगा, सेकंड लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, थर्ड लेवल और ऊपर होगा। तो मतलब थर्ड लेवल आप स्टेजेस जानते होंगे, है ना। जो गेम वगैरह खेलते होंगे वो भी देखते होंगे कि लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल थोड़ा ईजी रहता है, सेकंड लेवल थोड़ा हार्ड हो जाता है, थर्ड लेवल थोड़ा और टफ होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर यूज़ करें पॉजिटिव वे में, तो आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे का लेवल होगा वो कहीं ना कहीं उसके पास पावर कम होगी, ठीक है। जो मिड लेवल का उसके पास थोड़ी सी नीचे वाले से थोड़ी ज़्यादा होगी, और जो अपर लेवल है उसके पास थोड़ी ज़्यादा पावर होगी, सबसे ज़्यादा पावर होगी, ठीक। देखते हैं, कह रहा है अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल, सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो फेडरल वर्ड यूज़ हुआ है, आप ये समझिए कि जब ऐसी सरकार जो पूरी कंट्री के लिए, पूरे देश के जितने भी एरियाज हैं अलग अलग, उन सब पे उस गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इन इंडिया वी रेफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। कह रहा है हमारे इंडिया में इस फेडरल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट नहीं बोल रहे हैं, हमारे वहाँ क्या बोला जाता है इसको, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बैठे हुए हैं, जो आप देखते होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ठीक। ठीक है, ये और उनके साथ के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो सभी लोग। अब देखिए आप जो नॉर्मली सांसद जिन्हें बोलते हैं, अब इसमें आगे देखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर बोला जाता है, द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट। मैं आपको बता देता हूँ, आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आप यूपी से बिलोंग करते हो सकता है आप मेरा जो वीडियो देख रहे हैं आप एमपी से या साउथ से या किसी और स्टेट, जिन्हें हम स्टेट कह रहे हैं उन्हें प्रोविंसेस बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोविंसेस जो होते हैं वो उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके जो एरियाज़ हैं, उनको प्रोविंसेस बोला जा रहा है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में इन्हें अलग अलग नाम से बोला जाता है। हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बोला जा रहा है इसे सिंपली, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, तो यही चीज़ इसने कहा है। तो कह रहा है इन इंडिया, आप देखिए इन इंडिया वी कॉल दैट स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री। ये सिस्टम हर कंट्री में इस तरीके से फॉलो नहीं होता है, हो सकता है अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीज़ होती हो। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। आप देखते होंगे कई सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं, अगर आप चेक करना शुरू करें तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, वहाँ केवल एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बस, ठीक है। अब देखिए आगे क्या, बट इन दोज कंट्रीज, लेकिन उन कंट्रीज़ में क्या होता है, लाइक अवर्स, हमारी कंट्री की तरह, वेयर देयर आर द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
कह रहा है कि हमारी कंट्री की तरह अगर आप देखेंगे कि हर लेवल की जो गवर्नमेंट है, अगर मैं कहूँ कि स्टेट लेवल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है, उन दोनों की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आप प्रेशर कर सकती है या उसे कैप्चर कर सकती है या कुछ भी चेंजेस करना चाहे तो कर सकती है, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर्स हैं। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसे स्टेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, इतना है, ठीक। अब देखिए कहीं ना कहीं अंडर में नहीं है, ठीक है, दोनों के अलग अलग पावर्स हैं। आगे के चैप्टरों में आप इसको डिस्कस करेंगे, ठीक, डीप लेवल पे। आगे देखिए कह रहे हैं कि अगर देखा जाए डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। अगर आप बेल्जियम का एग्जांपल देखें तो बेल्जियम में यही चीज़ हुआ था। देखिए आपने ब्रुसेल्स में अलग गवर्नमेंट बनी थी और पूरे बेल्जियम की एक अलग गवर्नमेंट थी और कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने अलग बनाई थी, है ना। बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। वहाँ तो सिनाला जो थे वही लगे थे कि मेजोरिटी को ही हमें एक्सेप्ट करना है, मेजोरिटी ही रूल करेगी। उन्होंने पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट नहीं किया तमिल के साथ, राइट। आगे देखिए, दिस इज़ कॉल्ड द फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर्स। जो हमारे इंडिया में है वो फेडरल डिवीज़न कहलाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसी को क्या बोलते हैं, फेडरल डिवीज़न। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड द फेडरल डिवीज़न। अगर हम देखें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप देखते होंगे वो हर एरियाज़ के लिए कुछ ना कुछ काम करती है, ठीक है। तो द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। देखिए एक और गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में, जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट था, हमारे इंडिया में पंचायत या म्यूनसिपल गवर्नमेंट होती है, जो कि स्टेट लेवल से नीचे होती है, थर्ड लेवल जो गवर्नमेंट है, ठीक है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल। आप इसको हायर और लोअर लेवल भी बोल सकते हैं कि हायर लेवल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर मिड लेवल में कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर लोअर लेवल में कौन है, पंचायत और म्यूनसिपल गवर्नमेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द लोअर गवर्नमेंट इन इंडिया या लोअर लेवल गवर्नमेंट, तो आपको पंचायत या म्यूनसिपल गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होगा। आगे देखिए कि गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन, इस डिवीजन को क्या बोला जा रहा है, वर्टिकल डिवीजन। वी शैल स्टडी दीज आर सम लेंथ ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है फेडरलिज्म, अभी हमने बोला ना फेडरल गवर्नमेंट और डिवीजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो वो डिवीजन ऑफ जो पावर हो रहा है, ये फेडरल वर्ड जो आ रहा है, तो फेडरलिज्म नेक्स्ट चैप्टर इसी पे है, इसी लेवल के ऊपर है, ठीक। आगे हम पढ़ते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए थर्ड जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, जो अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का, थर्ड अरेंजमेंट कैसा है देखते हैं। थर्ड जो अरेंजमेंट है वो कह रहा है कि अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, आपने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि SC STs या जो बैकवर्ड डिप्रेस्ड क्लासेस होते हैं उनके लिए कुछ सीट्स आती हैं। लोग बोलते हैं कि इस बार SC की सीट आई है, इस बार OBC की सीट आई है। तो कहने का मतलब है कि केवल जो OBC कम्युनिटी से, जो OBC सोशल ग्रुप से आता होगा, उस डिप्रेस्ड ग्रुप से आता होगा, वही केवल बनेगा, उसमें कोई अदर पर्सन कैंडिडेट नहीं बन सकता है। हाँ, लेकिन उसके लिए वोट कौन, सभी लोग, सभी सोशल ग्रुप करेंगे, लेकिन वो उसको रिजर्व कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि जो वीकर सेक्शन है या जो माइनॉरिटी में है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी दी जा रही है, राइट। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि कहीं पर मेजोरिटी के लोग ही आगे बढ़ जाएं। इस चीज़ को रोकने के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का सिस्टम लाया गया था। यहाँ पर यही डिस्कस किया जा रहा है, सोशल ग्रुप। अब पावर कैसे डिवाइड हो रही है सोशल ग्रुप में देखते हैं। करा सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में आपने देखा था अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग होते थे वो अपना एक लीडर चूज़ करते थे और वोट करते थे। क्यों करते थे, ताकि जो हर लैंग्वेज का इंसान है, जो हर कस्टम का इंसान है, उसको वो अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को आगे रखने के लिए क्या करता था, काम करता था, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ऐसा ना हो कि श्रीलंका की तरह, जो श्रीलंका में सिन्हाला लोगों ने ही नेशनल लेवल अपनी लैंग्वेज को बना दिया, लेकिन तमिल लोगों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करी, उनके कस्टम्स, उनकी लैंग्वेज की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करी। ऐसा ना हो इसलिए ये अरेंजमेंट्स किए गए हैं, राइट। तो देखिए बेल्जियम ने यही चीज़ किया। अब देखिए इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय द सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ मैं आप थोड़ा सा मिस कर गया था, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपने देखा होगा कई बार, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी इन्होंने कोशिश करी इस अरेंजमेंट में कि कहीं से भी
किसी को भी मेजोरिटी को ही या एक पक्ष को ही मौका ना मिले। आपने देखा होगा कई बार वुमेन्स की सीट आती है, कहते हैं ना इस बार महिला सीट आई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लंबे समय से महिलाओं को पीछे बैकफुट पर रखा गया है। अब क्या कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अरेंजमेंट किया है कि कहीं ना कहीं जो है वुमेन्स को आगे लाया जाए, तो उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कर दिए, उनके लिए रिजर्व सीट्स आती हैं कि इस बार महिला सीट्स है, तो इसका मतलब केवल उसमें महिला ही एंटर हो सकेगी, कैंडिडेट बन सकेगी। ठीक, क्लियर? आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वीक बनाने की कोशिश की गई है, वुमेन्स ग्रुप को हमेशा से वीकर सेक्शन में ही के रूप में देखा गया, लेकिन अब धीरे धीरे ये वीकर सेक्शन का टैग हट रहा है। ठीक है, थ्रू दीज अरेंजमेंट्स। Last year we studied the system of reserve constituencies in assemblies and the parliament in our country। हमने अपने देश की जो पार्लियामेंट है उसमें हमने देखा था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज और असेंबलीज में हमने इन अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। ऐसे जो अरेंजमेंट हैं वो क्या करते हैं कि स्पेस देते हैं पार्लियामेंट में हर अलग अलग सोशल ग्रुप को। ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पर हो, चाहे वो माइनॉरिटी के बेस पर हो, किसी भी बेस पर हो। नहीं तो क्या होगा, ग्रुप्स हु अदरवाइज क्या होगा, अगर ये अरेंजमेंट नहीं हुए तो अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं अगर ये अरेंजमेंट ना होते तो अपने आप को क्या एकदम दूर हटा समझते, अपने आप को अलग समझते गवर्नमेंट से। ठीक है, वो ये सोचते कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए कुछ है ही नहीं, राइट। तो गवर्नमेंट दिस मेथड इज़ यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। ये अरेंजमेंट इसलिए किए गए ताकि माइनॉरिटी में जो भी लोग हैं उनको एक फेयर चांस मिले पावर में आने का। इसीलिए आप देखते होंगे हमारी जो इंडिया है उसमें हर कास्ट, हर रिलीजन, हर कम्युनिटी या कस्टम का इंसान जो है गवर्नमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। इवन आदिवासियों तक का आप देखते होंगे लीडर्स कई लोग जो है पार्टीज़ में हैं। ठीक, ये चीज़ है। कह रहे इन द यूनिट सेकेंड वी शैल लुक एट द वेरियस वेज अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज़। कह रहा है कि इसी यूनिट में एक चैप्टर है जिसमें हम सोशल डाइवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सोशल ग्रुप समझ में आ गया कि वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको कैसे पावर दी जाती है, डायरेक्टली उनको गवर्नमेंट में अरेंजमेंट के थ्रू रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर आता है तो। ठीक, फोर्थ सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ और लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, अरेंजमेंट है। पावर शेयरिंग का एक चौथा अरेंजमेंट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑल्सो सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। कह रहा है पावर शेयरिंग को इस तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज तो आपको समझ में क्लियर आ रहा होगा क्योंकि आप अक्सर उन लोगों को देखते हैं। आपने देखा होगा जब इलेक्शन आते हैं तो अलग अलग पार्टी के लोग आपके वहाँ पर बैनर दे जाते होंगे, टिकट्स दे जाते होंगे, या टिकट्स मैं बोल रहा हूँ जो उनके पम्पलेट्स होते होंगे। ठीक है, तो अलग अलग पार्टी के लोग आपके पास आपकी गलियों में आते होंगे। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, प्रेशर ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर ग्रुप वो होते हैं बेटा जो कहीं ना कहीं सोशली ग्रुप्स हैं, जो वो ग्रुप्स हैं जैसे मैं कहूँ बिजनेस ग्रुप हो गया। ठीक है, बिजनेसमैन लोगों का अपना ग्रुप हो गया। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपना एक अलग कमेटी बना दी। ठीक है, तो ये सब लोग क्या हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट बोला है ना, तो ये प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, अगर बिजनेसमैन के खिलाफ टैक्स वगैरह बढ़ता है या कुछ होता है तो आप देखते होंगे, आप कहते हैं ना सारे बिजनेसमैन हड़ताल पे चले गए हैं, स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। ठीक है, स्ट्राइक को हड़ताल बोला जाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि कई बार आप देखते होंगे डॉक्टर्स के फेवर में अगर कोई पॉलिसी नहीं होती गवर्नमेंट की तो आप देखते होंगे डॉक्टर्स क्या चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। बैंक के खिलाफ अगर कोई ऐसी पॉलिसी निकलती तो आप कई बार सुनते होंगे कि आज बैंक बंद रहेंगे, बैंक स्ट्राइक पे चल रहे हैं, है ना। अक्सर आप सुनते होंगे ऐसी चीज़ें कि बैंक 2-3 दिन के लिए बंद रहेंगे क्योंकि स्ट्राइक चल रही है। ये रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं जो भी बात उनको सही नहीं लगती गवर्नमेंट की पॉलिसी तो वो क्या करते हैं मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मूवमेंट से क्या होता है, गवर्नमेंट प्रेशर में आती है, गवर्नमेंट का फोकस उन चीज़ों में जाता है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फिर देखती है जो भी गलत चीज़ हुई रहती है तो उनको क्या करने की कोशिश करती है, शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप। तो कहीं ना कहीं पावर उनकी काम आई, नहीं तो अदरवाइज़ अगर ये प्रेशर ग्रुप ना होते, अगर ये ग्रुप बनाने का जो है उनको राइट ना होता तो क्या होगा, जो लुई 16 करना चाहता था फ्रांस में आपने देखा था वही होता, उसने टैक्स लगा दिया, लग गया।
ठीक है। लेकिन जब तक लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो कहीं ना कहीं लुईस स्टीन की वजह से देखो पूरा वर्ल्ड को एक नया फॉर्म मिला, डेमोक्रेसी। समझ रहे हैं आप बात को? तो कहीं ना कहीं इनकी पावर है, गवर्नमेंट इन चीज़ों को मानती है। ठीक, अब देखिए कंट्रोल्ड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस पावर में आता है। कह रहे हैं इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज एमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। कंटेंडर का मतलब होता है प्रत्याशी जो पावर को लेना चाहता है, मतलब कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है, नेता। ठीक है। इन कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। आप देखते होंगे, इसीलिए मैंने बोला ना, अलग अलग पार्टी के लोग आते होंगे, अलग अलग पॉलिसी बताते होंगे, हम सड़क बना देंगे, हम नाली बना देंगे। ठीक है, हर कोई अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन है, उसका फ़ायदा हमें मिलता है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि कई बार क्या होता है, पावर डज नॉट रिमेन्स इन वन हैंड। इसका मतलब ये है कि ये इंश्योर कर देता है कि पावर किसी एक इंसान के हाथ में ना रहे, जो गलत होगा उसको गवर्नमेंट से हटा दिया जाएगा, दूसरी पार्टी को हम वोट कर देंगे, सिंपल रूल हो गया। आप देखते होंगे कांग्रेस लंबे समय से रूल कर रही थी, तो कांग्रेस की जो पॉलिसीज शायद लोगों को सही नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत तख्ता पलट कर दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी को वो सारी चीज़ें दे दी, बीजेपी के फेवर में वोट हो, तो आज बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, अब देखिए कि शेयर्ड अमंग द डिफरेंट, आप देखिए कि इन द लॉन्ग रन द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड द सोशल ग्रुप। जो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो क्या करती हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है उनकी, अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग तरीका है काम करने का, तो वो लंबे समय तक क्या करती हैं, अगर लंबे समय तक वो पावर को शेयर करती हैं। ठीक, कह रहा है सम टाइम, कभी कभी क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कभी कभी तो डायरेक्ट शेयरिंग हो जाती है। कैसे? कह रहा है व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू contest election, if their alliance is elected they form a coalition government and thus share power। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी मैं देता हूँ, 2014 में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो यूपी में 2019 में भी आपने देखा होगा कि जो यूपी में कई सारी पार्टियां एक साथ मिल गई, जैसे बसपा है, समाजवादी पार्टी है ना, आपने देखा होगा ये कई सारी पार्टियां एक साथ हो गई, गठबंधन की सरकार, आपने बार बार सुना होगा गठबंधन हम एक साथ मिलकर जो है इलेक्शन लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कभी कभी ये डायरेक्ट पावर शेयरिंग दिखता है, कहीं ना कहीं दो पार्टियां जो एक दूसरे से बिल्कुल प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, उनकी दुश्मनी है एक तरीके से हम कह सकते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल मैच नहीं करती है, वो गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, कभी कभी पावर शेयरिंग आप देखिए कि वो दोनों साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो पावर को आपस में शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही थी यूपी में, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो कॉलिशन गवर्नमेंट, कॉलिशन मतलब होता है गठबंधन, एक तरीके से जब दो अलग अलग पार्टी के लोग आपस में मिलकर गवर्नमेंट में रहते हैं और पावर को शेयर करते हैं। ठीक है, मिलकर सरकार चलाते हैं, तो इसको कहते हैं पावर शेयरिंग। अभी जो गवर्नमेंट बीजेपी की है वो क्या है, सेपरेट गवर्नमेंट है, क्योंकि वो बहुमत से जीते हैं, सेपरेट उनके पास बहुमत है और इसलिए उनकी अकेली पावर है, तो यहाँ पर वो अलायंस की गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो आप देखिए गवर्नमेंट डज शेयर पावर इन द डेमोक्रेसी वी फाइंड द इंटरेस्ट ग्रुप सच एज। इंटरेस्ट ग्रुप किन्हें बोला जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए डेमोक्रेसी में हमने प्रेशर ग्रुप की बात करी है ना, यही इंटरेस्ट ग्रुप, इंटरेस्ट मतलब जिनका सेम इंटरेस्ट है तो वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं, जैसे ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं, बिजनेसमैन, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर, आपने देखा वर्कर यूनियन वगैरह होती है, क्यों, उनके अपना एक इंटरेस्ट है कि हम सब लोगों का अपना, बिजनेसमैन का बिजनेस के लिए इंटरेस्ट है तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, डॉक्टर्स का अपना डॉक्टर के लिए एक इंटरेस्ट है, उनका सेम इंटरेस्ट है, सेम प्रोफेशन है तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, लॉयर्स अपना एक और ग्रुप बना लेते हैं, अलग ग्रुप बना लेते हैं, उन्हें जो एसोसिएट जो उन्हें डील करता है वो कौन है, वो होता है बार एसोसिएशन, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ग्रुप्स बन जाते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप इन्हें ही बोला जा रहा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम्पल आ जाता है 1 मार्क्स का कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, तो आपको ये कुछ भी आप ले लीजिए, बिजनेस, फार्मर्स ग्रुप, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ग्रुप, है ना। दे ऑल्सो विल हैव शेयर इन गवर्नमेंट पावर either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making of process। देखिए यहाँ पर बात आ गई, या तो जब गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग लेती है तो वहाँ पर वो इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, अपने सजेशन देते हैं, या फिर वो डायरेक्ट गवर्नमेंट में होते हैं। ठीक है, इन यूनिट 3
जो थर्ड यूनिट है, थर्ड चैप्टर अगर आप जब देखेंगे, वी शैल स्टडी वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, हम उसमें पढ़ेंगे इसको, थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे सॉरी। तो ये चैप्टर रहेगा वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप एंड द सोशल मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं पूरी जो आपकी बुक है वो इन्हीं के बेस पर बनाई गई है। जो आगे चैप्टर हैं वो बेटा इन्हीं फॉर्म्स के बारे में आप पढ़ोगे, है ना। जो अगला चैप्टर है वो सेकंड फॉर्म के ऊपर है, ये वाला जो वर्टिकल डिवीज़न है, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर, है ना, लेवल्स में। तो सेकंड चैप्टर इस पर बेस्ड है, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो है आपका इस पर बेस्ड है, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी जो सोशल ग्रुप है, ठीक है। उससे अगला चैप्टर देखा कि जो जाए तो ये फोर्थ वाला इस पर डिपेंडेंट है। तो पूरे के पूरे सारे चैप्टर इन्हीं पर डिपेंडेंट है। तो मतलब पूरी बुक में आप क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, शेयर करिए वीडियोज़ को। थैंक यू।